हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 17 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज है संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, जिसमें हम देखेंगे 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूरी वीडियो को समाप्त होने पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आप सभी हमारे साथ 45 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे। अगर किसी भाई बहन का अगर 11 से लेकर 16 नवंबर के बीच में करंट अफेयर क्वेश्चन छूटा होगा तो वो आज के क्लास से अपना रिवीजन कर सकता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 11 नवंबर के सबसे पहले करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2023 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो पेटेंट फाइलिंग में अगर पूछे वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 6वां स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो WIPO इसे कहते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में की जाती है। मुख्यालय इसके जिनेवा में है। इसमें जो है बौद्धिक संपदा का अर्थ होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इसकी जो है रिपोर्ट अभी जारी हुई है, ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग 2023 रिपोर्ट। इसमें अगर पूछे पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान USA का है, तीसरा स्थान रूस का है और छठा स्थान अगर बात करें किसका है तो अपने भारत का है। वहीं ट्रेडमार्क में पूछे कि भारत का स्थान क्या है तो ट्रेडमार्क में भारत की रैंक है 4था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ऑस्ट्रा हिंद किसके बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। इस बार इसका तीसरा क्रम आयोजित किया गया है महाराष्ट्र में। बात करते हैं ऑस्ट्रा हिंद, यह किसके बीच अभ्यास है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभ्यास है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। इस बार इसका यह तीसरा क्रम है। अगर बात करते हैं एक और करंट अफेयर क्वेश्चन है कि पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, लद्दाख में किया गया है। और इस पूर्वी प्रहार अभ्यास में तीनों सेनाओं ने भाग लिया है और यह अभ्यास LAC के पास किया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हॉकी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में होती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगर पूछे कि FIH का पुरुष में अगर पूछे हॉकी फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। महिला में इप्पी जैनसन को दिया गया है, नीदरलैंड की हैं। और बेस्ट कीपर का अगर पूछे हॉकी में गोलकीपर का अवार्ड किसे दिया गया है तो PR सिरजेस को दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है। तो अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसका नाम है अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अजीज बासा बनाम भारत संघ केस कब हुआ था तो 1967 में हुआ था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना विधानमंडल अधिनियम से होती है। इस प्रकार से AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्था नहीं मान सकते हैं। लेकिन 2024 में अभी सुप्रीम कोर्ट की बैठक होती है, जिसमें 7 सदस्यीय जजों की बैठक इसमें भाग लेते हैं और इन्होंने 1967 के जो फैसले थे उसको रद्द कर दिया है। और इस 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अगर पूछे अध्यक्षता किसने करी है तो DY चंद्रचूड़ साहब ने करी है। और वहीं अब बात करते हैं कि AMU की अगर स्थापना अगर पूछे किसने किया था तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। इस कमेटी के बैठ जाने के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि AMU एक अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं है। अब इसकी जांच होगी, फिर इसके बाद इसे अल्पसंख्यक या फिर सरकारी संस्था घोषित किया जाएगा। वहीं बात करते हैं कि भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं तो अब बन गए हैं CJI जस्टिस संजीव खन्ना जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है तो विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है हर साल 10 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, संक्रमण को रोकना, यानी जो संक्रामक रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए
विश्व टीकाकरण दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत करी जाती है 2012 में, और 2024 में अगर बात करें 2012 में किया जाता है, और 2014 में ही भारत को पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया जाता है WHO के द्वारा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची और एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस माडुरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दुनिया की सबसे ऊंची जो बाइकिंग रेसिंग होती है इसका नाम है माडुरो 4.0। इसका अब की बार आयोजन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो माडुरो 4.0 यह क्या है? विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस है, और इसका शुभारंभ किया गया है तवांग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। हाल में उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना वर्ष मनाया है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को भारत में 3 नए राज्यों की स्थापना करी जाती है। कब? तो 2000 ईस्वी में, जिसमें 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड बनते हैं। छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है, और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुशलैंड किसे कहा जाता है? तो बुशलैंड कहा जाता है झारखंड को। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत में अगर पूछे कि पहला राज्य कौन सा है जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है, तो गुजरात हमारा सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ये आपको याद रखना है। यह नीति 2022 से लेकर 2027 के बीच में चलने वाली है, और इसका उद्देश्य है कि आयात में कमी करना है। किसकी आयात में? तो जो सेमीकंडक्टर है इसकी आयात में कमी करने के लिए पहले राज्य नीति लागू कर दी है गुजरात ने। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर की पहली इकाई कहाँ स्थापित हुई है? तो साणत गुजरात में हुई है। सेमिकॉन सिटी किसे घोषित किया जाएगा? तो यह धोलेरा को इस तरह से विकसित किया जा रहा है, इसे सेमिकॉन सिटी कहा जाएगा। हाल ही में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह विशाखापत्तनम में रखी गई है। पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर, इसकी आधारशिला अगर पूछे कहाँ रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रखी गई है। आधारशिला रखने का उद्देश्य क्या है? तो युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित हुई है। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फिक्की का फुल फॉर्म देखते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी। नेक्स्ट अगर बात करें कि जॉन जेलेजनी ये कौन है? तो ये चेक रिपब्लिक के कोच हैं, जो कि वर्तमान में नीरज चोपड़ा के नए कोच बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अब्दुल रहीम राठौर बनाए गए हैं। दीपक अग्रवाल ये नेफेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विजया किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। एस परमेश को इंडियन कोस्ट गार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 11 नवंबर के करंट अफेयर को सॉल्व किया है। अब हम देखेंगे 12 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो COP29 बाकू में प्रारंभ हुआ है। इस प्रश्न में पूरी व्याख्या के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। UNFCCC इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में होता है। UNFCCC में जो भी देश शामिल हुए हैं उन्हीं देशों के जो लोग एक साथ संगठन करते हैं यानी बैठक करते हैं उसे ही क्या बोला जाता है? COP बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि UNFCCC के जो भी सदस्य होते हैं उनकी बैठक को COP कहा जाता है। COP फर्स्ट का आयोजन अगर पूछे कब किया जाता है तो 1995 में किया जाता है, क्योंकि 1994 में UNFCCC की स्थापना करी जाती है और उसी के एक साल बाद COP फर्स्ट का आयोजन 1995 में बर्लिन में की जाती है। COP8 का आयोजन किया जाता है 2002 में, पहली बार दिल्ली में इसकी बैठक करी जाती है। और COP28 का आयोजन 2023 में कहाँ होता है? UAE में होता है। और COP29 का आयोजन जो कि 2024 में अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है तो यह बाकू अजरबैजान में 2024 का बाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो हरित विश्व के लिए एकजुटता इसकी थीम रखी गई है।
और नेक्स्ट अगर बात करें कि 2025 में कॉप की बैठक कहाँ पे होगी, तो कॉप 30 का आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील में, ठीक है। तो 2025 की कहाँ पे होगी, ब्राज़ील में होगी। वहीं UNFCCC की अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और यह पूछे UNFCCC की स्थापना किस उद्देश्य से किया जाता है, तो विश्व में जो जलवायु परिवर्तन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। और वर्तमान में अगर पूछे कि बिम्स्टेक के अध्यक्ष कौन है, तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। और इसमें जो ये ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया बेंगलुरु में, इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने भाग लिया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना कब करी जाती है, तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना करी जाती है और बैंकॉक घोषणा पत्र से स्थापना होती है। बिम्स्टेक में अगर पूछो वर्तमान में 7 देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। यह कह सकते हैं कि भारत के आसपास के जितने भी देश हैं इसमें भाग लिए हैं। नेक्स्ट बात करें कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है, तो ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला शहर या देश कौन सा है, तो दुबई है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 इसका जो है सेकेंड संस्करण प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करें कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसे मिला है, तो लंदन को, दूसरा स्थान न्यूयॉर्क को मिला है। और टॉप 5 में अगर पूछे कि पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा शामिल हुआ है, तो दुबई शामिल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन मौलाना अबुल कलाम जी का क्या होता है, बर्थडे होता है। और इसकी पहली बार शुरुआत अगर पूछे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मनाने की घोषणा जो है 2008 में करी जाती है। मौलाना अबुल कलाम जी को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और इनकी फेमस पुस्तक का नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, इनकी पुस्तक का नाम है। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब अगर पूछे किस महिला ने जीता है, तो ये कोको गॉफ जीती हैं। ये कहाँ की हैं, USA की हैं। बिली जीन किंग ट्रॉफी यह जो है महिला टेनिस का ट्रॉफी है। 2024 में अगर पूछे किसने जीता है, तो USA की कोको गॉफ ने जीता है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। कोको गॉफ ने किसे हराया है, तो झेन किंग वेन को हराया है। और ये कहाँ की हैं, चीन की हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। अगर मैं पूछे कि भारत का किसे बनाया गया, तो भारत के फिक्की का बनाया गया है अग्रवाल जी को, ये आपको याद रखना है। और वही बात करें हर्षवर्धन अग्रवाल जी को बनाया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो एक बार फिर से बना दिया गया है तैयब इकराम जी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी व्याख्या देखें तो FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में करी जाती है। इसका मुख्यालय लुजाने स्विट्जरलैंड में है। और एक बार फिर से री इलेक्ट कौन हो गए हैं, तो तैयब इकराम हो गए हैं। और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। 2024 में अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की बैठक कहाँ हुई है, तो मस्कट ओमान में इसकी बैठक हुई है। वहीं फिक्की के अध्यक्ष मैंने बता दिया हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ हुई है, तो कनाडा में हुई है। तो H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव के मामले की पुष्टि कहाँ की गई है, तो कनाडा में की गई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो H5 बर्ड फ्लू इसे जो है एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और यह जो है किससे होता है, तो यह पक्षी और मुर्गी से होने वाला खांसी जुकाम है। और इसका जो है पूछे कि वायरस कौन सा है, तो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1 वायरस है। और पूछे कि बर्ड फ्लू का पहला मानव मामले की पुष्टि अगर पूछे किस देश में हुई है, तो कनाडा में पहली पुष्टि इसकी हुई है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक
पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो अभी जो है पंडित राम नारायण जी का जो है देहांत हो जाता है और इनका संबंध पूछे किस वादक से है, तो ये सारंगी वादक हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पंडित राम नारायण जी का भी हाल ही में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है और इनका संबंध अगर पूछे किससे है तो ये सारंगी वादक हैं। इन्होंने एक नई शैली का विकास किया है जिसका नाम है गायकी अंग। 2005 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है और इनका जन्म पूछे कहाँ हुआ था, तो उदयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में कलैगनार एम करुणानिधि सेमोझी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है एम सेल्वारासन को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कलैगनार एम करुणानिधि सोमेझे पुरस्कार यह किसे दिया गया है, तो यह तमिल भाषा के जो लेखक होते हैं, तमिल भाषा को विकसित करने के लिए तमिल लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, जो कि तमिल भाषा का विकास करते हैं उन्हीं लेखकों को दिया जाता है। और इस बार जो है किसे दिया गया है, तो एम सेल्वारासन को दिया गया है। और यह पुरस्कार अगर पूछे किसके सम्मान में दिया जाता है, तो करुणानिधि जी के सम्मान में दिया जाता है, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इसे इस पुरस्कार में पूछे इनामी राशि कितनी है, 10 लाख रुपए है। और यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो वर्तमान में जो तमिलनाडु के सीएम होते हैं वही जो है यह पुरस्कार प्रदान करते हैं, जो कि वर्तमान में सीएम स्टालिन हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई में प्रदर्शित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो शारजाह यूएई में किया गया है। इसी मेले में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति को प्रदर्शित किया गया है। और इस मेले में अगर पूछे मुख्य अतिथि किस देश को बनाया गया है, तो मोरक्को देश को बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 13 नंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पंतशीर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पंतशीर वायु रक्षा मिसाइल को तैयार करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ किया है। इंडिया और रूस के बीच में जो है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है पंतशीर, जिसे हिंदी में कहते हैं वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें भारत की तरफ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भाग लेगी और रूस की तरफ से रूस भाग इसमें लेने वाला है, यानी रूस की कंपनी इसमें भाग लेने वाली है। और जो रूस का वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है S-400 या इसे ट्रायम्फ कहते हैं, ये भारत में आ गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अगर पूछे किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है फिलिप्स नोइस को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन हर बार कहाँ किया जाता है, तो गोवा में किया जाता है और इस बार 55वें क्रम का है। इसी में जो है अवार्ड दिया गया है जिसका नाम सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो फिलिप नोइस को प्रदान किया गया है। ये कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे सानन परियोजना का विवाद किससे है? तो सानन परियोजना का विवाद किस राज्य के मध्य है? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से यह विवाद संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सानन परियोजना यह अगर पूछे किसके बीच में शुरू किया गया था, तो यह पंजाब और हरियाणा के बीच में जो है विवाद का कारण बना हुआ है, क्योंकि ब्यास नदी की सहायक नदी है उलाह नदी, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है और इसी नदी पर 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यही जो है मेन कारण है विवाद का, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। और इसी जो ब्यास नदी है इस पर अगर पूछे कौन सा बांध बनाया गया है, तो पोंग बांध बनाया गया है। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी बन गए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी का क्या नाम है? मॉरिशस की राजधानी का नाम है पोर्ट लुइस। यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी बने हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रविंद जगन्नाथ, जो कि बुरी तरह से हार गए हैं। एक द्वीप था जिसका नाम था चागोस द्वीप, इस पर जो है ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन अगर पूछे भौगोलिक दृष्टि से यह किसके अंतर्गत आता था, तो मॉरिशस के अंतर्गत आता था। तो अभी जो है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसका अधिकार दे दिया है, तो मॉरिशस को इसको सौंप दिया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो मालदीव के। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है?
तो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है हर साल 12 नवंबर को। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ने पहली बार और एकमात्र बार आकाशवाणी स्टूडियो से जो है विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। और अगर पूछे कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था, तो यह मुंबई से हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इगास दिवाली उत्सव मनाया जाता है हर साल उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इगास दिवाली उत्सव को बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, और यह 11 दिन बाद इसकी सूचना किसको मिलती है, उत्तराखंड को मिलती है। ऐसी बात है कि जब प्रभु श्री राम जी रावण का वध करके जो अयोध्या आते हैं, तो उस दिन जो है पूरे अयोध्या में खुशी से कार्तिक मास अमावस्या को दिवाली मनाया जाता है। लेकिन ये खबर जो है उत्तराखंड को ये तब पता चलता है 11 दिन बाद कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या आ गए हैं, इसलिए 11 दिन बाद जो है इगास दिवाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, तो इसलिए उत्तराखंड के 2 भागों में यह दिवाली मनाई जाती थी, गढ़वाल और कुमायूं, जो कि पहाड़ी इलाके में मनाया जाता था। और इसी गढ़वाल और कुमायूं को अलग कर दिया गया उत्तराखंड से, और उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, और इसी को जो है उत्तराखंड बना दिया गया। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो भारत में पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व का अगर पूछे पहला अंतरिक्ष अभ्यास किसके द्वारा किया गया है, तो विक्टर हैश नाम से किया गया है, जो कि USA ने किया है। वहीं पूछे कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 भारत के द्वारा जो किया गया है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए इसका उद्देश्य है। इसका उद्घाटन पूछे किसने किया है, तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किया है जो भारत के वर्तमान दूसरे क्रम के CDS हैं अनिल चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया है, और इसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इसमें भाग लिए हैं। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है अरविंद चिदम्बरम जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 यह अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। इसका विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो अरविंद चिदम्बरम बने हैं, और उप विजेता कौन बने हैं, तो USA के लोबोन बने हैं। यानी कि लोबोन को हराकर अरविंद चिदम्बरम जी चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीत लिया है। वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में 50वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो P श्याम निखिल जी हैं, ये तमिलनाडु के हैं। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अनीश सरकार जी हैं। और विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन विजेता अगर पूछे इस बार कौन बने हैं, तो पंकज आडवाणी जी बने हैं। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है लंदन में। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो थाईलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद जी। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर मैंने बता दिया सोनू सूद जी बनाए गए हैं। इन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि दी गई है, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो आई एम नॉट मसीहा इनकी पुस्तक का नाम है। हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहाँ हुई है, तो यह चिल्का झील में हो गई है। कहाँ पर, चिल्का झील में नहीं, बूलर झील में हुई है, सॉरी ये हुई है सांभर झील में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सांभर झील जो कि राजस्थान में है और खारे पानी की झील है, और यहीं पर जो है एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। और किसके कारण, तो जीवाणु बैक्टीरिया जो कि खाद्य विषाक्तता कहते हैं, इसे जीवाणु बैक्टीरिया को खाद्य विषाक्तता कहते हैं। और इसी के कारण जो है एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत सांभर झील राजस्थान में हो गई है। 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है सामंथा हार्वे जी को। बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो सामंथा हार्वे जी को दिया गया है। ये ब्रिटिश लेखिका हैं। इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। यह पुस्तक अंतरिक्ष यात्री के जीवन पर आधारित है।
नेक्स्ट अगर बात करें कि बुकर पुरस्कार के तहत कितनी इनामी राशि प्रदान करी जाती है, तो 50,000 पाउंड जो है इसमें इनामी राशि दी जाती है। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे, तो B.S. नायपॉल जी थे। इनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए 1997 में मिला था। और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अरुंधति राय जी हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इन्हें 1997 में मिला था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी है, तो ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों सही हो जाएगा। डॉग जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसे हिंदी में कहते हैं सरकारी दक्षता विभाग। इसकी स्थापना USA के द्वारा करी जाती है, यानी कि जो USA के 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी स्थापना करी है। और इसका नेतृत्व अगर पूछे किसके हाथ में दिया है, तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जी को इसका जो है हेड बना दिया है। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, जो सरकारी खर्चों में होने वाली बर्बादी होती है उसको समाप्त करने के लिए सरकारी दक्षता विभाग का गठन किया गया है। और टारगेट दिया गया है इन दोनों को कि 2026 तक, यानी 4 जुलाई 2026 तक जो सरकारी खर्चे में जो भी बर्बादी होती है उसको बिल्कुल समाप्त कर देना है। ठीक है, क्योंकि 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 2024 अगर पूछे कब मनाया गया है, तो 14 नवंबर को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना, इसकी थीम रखी गई है। क्योंकि यह विश्व मधुमेह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो बैटिंग का हैप्पी बर्थडे होता है। और इन्हीं के साथ इनके दोस्त थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी 1922 में। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह रियाद में आयोजित हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग, इन दोनों संगठनों का संयुक्त सम्मेलन अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, तो सऊदी अरब के शहर रियाद में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था लेबनान और गाजा पट्टी में जो इजराइल ने आक्रमण किया था उसकी निंदा करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध किस देश से है, तो ये क्रोएशिया की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बीटा हलासी ये कहाँ की हैं, ये क्रोएशिया की हैं। और इनके स्तन कैंसर का इलाज इन्होंने कैसे कर लिया है, तो लैब में वायरस विकसित करके उस इंजेक्शन द्वारा बॉडी में इंजेक्ट किया और फिर अपने स्तन कैंसर को जो है ठीक कर लिया। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, ओकोलिटिक वायरोथेरेपी कहते हैं। क्योंकि ये जो है अपने स्तन का इलाज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करी, फिर इसके बाद इन्होंने खुद ही लैब में वायरस विकसित किया और एक इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में अपने उस वायरस को इंजेक्ट कर लिया। हाल ही में अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस को बनाने की घोषणा कहाँ की है, तो यह करी है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कहाँ की है, बेंगलुरु में करी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फ्यूचर इंजीनियर जिसका नाम दिया गया है मेकर स्पेस, इसको जो है अमेजन ने लॉन्च किया है। और इसको शुरू कहाँ किया जाएगा, तो यह शुरू किया जाएगा 5 वर्ष से लेकर क्लास 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को इसमें तकनीकी शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान और रोबोटिक साइंस, कोडिंग, डिकोडिंग और स्टेम क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। किसके तहत, तो मेकर स्पेस। छात्रों को इसमें कहा गया है कि छात्रों को एक रोबोट की तरह बना दिया जाएगा जिसमें छात्रों को तकनीकी कौशल, व्यवहारिक ज्ञान और रोबोटिक साइंस, कोडिंग, स्टेम क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत इस योजना के यानी मेकर स्पेस के तहत 2025 तक 4000 प्लस छात्रों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो भी फ्री में। और कहाँ के छात्रों को, तो बेंगलुरु के छात्रों को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है, तो कुल अगर पूछे कितनी है तो 211.36 गीगावाट है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें भारत में अक्षय ऊर्जा या इसे गैर जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं, यह वर्तमान में भारत में 24 गीगावाट है।
ठीक है। 24 गीगावाट थी पहले और वर्तमान में अगर पूछे कितनी हो गई है तो 203 गीगावाट हो गई है। गीगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 9 इसका जो है गीगावाट को कहते हैं। और बिजली उत्पादन की क्षमता में अगर पूछे भारत में वर्तमान में कितना ऊर्जा उत्पादित होती है तो 453 गीगावाट बिजली से उत्पादन होती है और गैर जीवाश्म में 203 गीगावाट। और वहीं बात करें कि सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा अगर पूछे सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा किस राज्य में उत्पादित होती है तो राजस्थान, दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान है तमिलनाडु। वहीं बात कर लें कि परमाणु ऊर्जा और गैर जीवाश्म इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो भारत में कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है तो 211 गीगावाट उत्पादित होती है। तो यहाँ पे जो है गैर जीवाश्म 203 है तो 203 में से 200 मतलब 211 में से 203 को घटा देंगे तो परमाणु ऊर्जा भारत में कितना उत्पादन होता है उसका जो है गीगावाट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। तो गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है तो CISF में महिलाओं के गठन की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के द्वारा CISF में जिसका स्थापना करा जाता है 1969 में, जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। और यह कहाँ तैनात होती है तो एयरपोर्ट और मेट्रो पर CISF तैनात होती है। इसी CISF में पहली बार महिला बटालियन की नियुक्ति कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसमें महिलाओं की 1025 कर्मी नियुक्त हो जाएंगे और इन्हीं 1025 महिलाओं को क्या नाम दिया गया है तो 13वीं रिजर्व बटालियन इनको नाम दिया गया है। हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ किया है तो यह उड़ीसा में किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। LRLACM यह क्या है, एक क्रूज मिसाइल है जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसका जो है सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, उड़ीसा चांदीपुर से किया गया है। इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया, DRDO ने किया है। इसका रेंज क्या है तो 1000 किलोमीटर तक इसकी पहुँच है। और यह जो है जो क्रूज मिसाइल बनाई गई है यह टॉम हॉक मिसाइल को देखते हुए बनाया गया है, या कह सकते हैं उसका फोटो कॉपी है। जो कि यह मिसाइल किसकी है तो यह USA की मिसाइल है। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है तो यह प्रारंभ हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन इस बार 16वें क्रम का है। आयोजन इसका हैदराबाद में किया गया है और 3 दिन तक किया जाएगा। इसमें उद्देश्य क्या है तो गेमिंग इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाएगा और इसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ किए हैं तो यह किया गया है मॉरिशस में। कहाँ, मॉरिशस में किया गया है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा UAE में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसका उद्देश्य क्या है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत में और विदेशों तक पहुंचाना, यह इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है। इसका अगर मुख्यालय पूछे कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है तो UAE में किया गया है। UAE के दुबई नॉलेज पार्क में किया गया है। और किसने यह परिसर स्थापित करवाया है तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कराया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है तो यह 15 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती होता है। इन्हें प्यार से धरती बाबा भी कहते हैं और पहली बार इसे मनाने की शुरुआत 2021 में करी जाती है। और धरती बाबा या भगवान बिरसा मुंडा जी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे तो यह नई दिल्ली में किए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बोडोलैंड महोत्सव इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है तो PM मोदी जी ने किया है। और किस स्टेडियम में किया है तो इंदिरा गांधी खेल परिसर स्टेडियम में शुभारंभ PM मोदी जी ने किया है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़
के ऋण का समझौता किससे किया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट, अमरावती अगर पूछे किसकी राजधानी है तो यह बनेगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी यह बनने वाली है। क्योंकि जब तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, जब तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो उस टाइम पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो हैदराबाद हुआ करता था। कब तक के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दोनों की राजधानी हैदराबाद रही। फिर अब आ गया 2024, तो अब आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी तलाशनी थी और इसने किसको नई राजधानी बना लिया है? तो अमरावती को बना लिया है। इसी के लिए अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत जो है 13,500 करोड़ का जो बजट जारी किया गया है, उसके लिए ये पैसे किससे ऋण लिया जाएगा? तो विश्व बैंक और एडीबी बैंक से यह ऋण लिया जाएगा, जिससे अमरावती में विकास किया जाएगा, बेहतर जल निकासी करी जाएगी और बेहतरीन सड़कें होंगी। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल का एक शहर है। वैश्विक स्थिरता पुरस्कार यह जो है पूरे विश्व में सिर्फ 5 ही शहरों को यह पुरस्कार दिया गया है। कितने? तो 5 ही शहरों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें भारत का एकमात्र शहर है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल का है। 4 और कौन कौन से हैं? तो कतर है, मेलबॉर्न है, अगादीर है और इब्तात लाप है। तो ये 4 शहर और याद रखेंगे। एक 5वां हो जाता है तिरुवनंतपुरम। यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सतत विकास लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम, इसलिए यह दिया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य की शुरुआत 2015 से लेकर 2030 के बीच में की गई है और इसके तहत 17 गोल निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सर्पदंश को अधिसूचित रोग किसने घोषित किया है? यानी कि सांप को काटने के लिए अधिसूचित रोग किस राज्य ने घोषित कर दिया है? तो तमिलनाडु ने किया है। सर्पदंश या स्नेक बाइट, इसको जो है अधिसूचित रोग किसने घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। इसलिए तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1939 में इसको जो है सर्पदंश को शामिल कर दिया गया है। और शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो बेहतर उपचार हो सके, किसी को सांप काटा है और राज्य में मौतों की संख्या कम हो सके सांप काटने से, तो यह इसका उद्देश्य है। स्टडी ऑफ स्नेक किसे कहते हैं? तो सर्पेंटोलॉजी को सांपों का अध्ययन कहा जाता है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइस यूपीआई किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के सहयोग से। जेनवाइस यूपीआई, इसको अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया था जेनवाइस के द्वारा। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो एक्सिस बैंक हेल्प कर रहा है। और यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरल और सहज रूप से डिजिटल भुगतान कर सके, इसके लिए जेनवाइस यूपीआई को लॉन्च किया गया है। हाल ही में 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 शुरू किया है? तो नई दिल्ली ने शुरू किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऑपरेशन कवच 6.0 नई दिल्ली पुलिस ने इसको शुरू किया है और 15 जिलों में शुरू किया गया है। किसके लिए? तो नार्को अपराधियों के लिए यह शुरू किया गया है, जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, यानी आयात और निर्यात करते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अरविंदर सिंह साहनी जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अगर पूछे तेल कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल। ठीक है, कौन सी है? तो इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे कौन बनाए गए हैं, तो अरविंदर सिंह साहनी अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंडियन ऑयल की स्थापना 1964 में होता है। फिक्की का अध्यक्ष मैंने बता दिया है। पर्यटन के अगर पूछे, मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी कालीन भैया बनाए गए हैं। यूएसए की जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो तुलसी गेबार्ड बनाए गए हैं राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ किया है। तापीय और द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के लिए अगर पूछे किसके साथ डीआरडीओ ने समझौता किया है तो यह समझौता किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, यह जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी के कैंपस में द्रव और तापीय विज्ञान केंद्र की स्थापना करी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी प्रक्षेपण यान की थर्मल चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यानी आप सभी देखते होंगे जब रॉकेट जो है ऊपर जाता है
तो बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होती है ज़मीन पर, ठीक है। तो इसी एनर्जी को जो है अच्छी तरह से समायोजन करने के लिए द्रव और तापीय विज्ञान की स्थापना IIT मद्रास के कैंपस में की जाएगी। इसका उद्देश्य मैंने बता दिया कि जो भी एनर्जी निकलती है उसको जो है संग्रहित करना अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16 नवंबर का। हाल ही में फॉर्चून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एलन मस्क को शीर्ष स्थान मिला है। 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन में अगर पूछे पहला स्थान एलन मस्क को मिला है। इनकी कंपनी स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स इनकी कंपनियां हैं। और भारत में अगर पूछे कि मोस्ट पॉपुलर पर्सन में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है, तो पूरे विश्व में इनका स्थान है 12वां। स्पेस एक्स के द्वारा 2 मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम है क्रू 9 मिशन। इस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स को फरवरी माह में धरती पर वापस लाएगा जो कि अंतरिक्ष में खो चुकी हैं। वहीं बात करते हैं पोलारिस डान मिशन के तहत। अगर आप में से किसी को अंतरिक्ष में यात्रा करना है तो पोलारिस डान मिशन के तहत आप अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में चीन ने चांगे मेगा पोर्ट का अनावरण कहाँ किया है? तो यह किया गया है पेरू में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चांगे मेगा पोर्ट यह चीन ने बनाया है। चीन की कंपनी कास्को कंपनी ने बनाई है। इसका निर्माण पेरू दक्षिण अमेरिका में किया गया है। पेरू देश में चांगे मेगा पोर्ट का शुभारंभ यानी कि मेगा पोर्ट किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। और यह जो चांगे मेगा पोर्ट है यह साउथ अमेरिका का पहला हरित स्मार्ट पोर्ट है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? चिली में आप सभी को पता है तांबे का भंडार पाया जाता है। किस खदान में? तो चिक्विकमाटा खदान में तांबे का बहुत बड़ा भंडार है और यहीं से जो है तांबा को जो है उत्खनित करके चांगे पोर्ट पर लाया जाएगा और इसी पोर्ट से जो है पूरे विश्व में जो है तांबे का वितरण कौन करने वाला है? चीन करने वाला है। हाल ही में RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? तो RBI ने किस बैंक को DSIB के रूप में नामित किया है? तो तीनों बैंकों को DSIB के रूप में नामित किया है क्योंकि आप सभी को पता है कि SBI बैंक, HDFC बैंक और ICI बैंक ये पूरे भारत में आप सभी को सबसे ज़्यादा बैंक इन्हीं बैंकों की मिलने वाली है, ठीक है। जिसके लिए DSIB जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक, जिसे कहते हैं कि घरेलू संस्थागत महत्वपूर्ण बैंक। और इसी को जो है भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 3 बैंकों को जो है DSIB नामित किसने कर दिया है? तो RBI ने कर दिया है क्योंकि ये जो है भारत के हर एक गली गली में अपने बैंक की शाखा खोल चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ ऋण की मंजूरी दी है? तो यह केरा परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में। केरा परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। इस परियोजना के लिए जो है 2365.5 करोड़ रुपए का ऋण कौन देने वाला है? तो विश्व बैंक देने वाला है। इस योजना के तहत जलवायु स्मार्ट पहल शुरू की जाएगी। केरल में किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। रबड़ और इलायची की खेती पुनः शुरू की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो जीवन यापन सुधार योजना किसने शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड ने शुरू किया है। और इस योजना के लिए फंड कौन देने वाला है? तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड देने वाली है। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बाली स्थान अगर पूछे कहाँ है तो इंडोनेशिया में बाली स्थान है, ठीक है। और यह शुरू किसने किया है? उड़ीसा ने। तो प्राचीन काल से ही उड़ीसा से और इंडोनेशिया की बाली से जो है यात्रियों का सामान आयात निर्यात होता था। तो इसी के लिए जो है बाली यात्रा महोत्सव का शुभारंभ अगर पूछे कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। और यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर में सबसे बड़ा व्यापार मेला है यानी कि खुले आकाश में सबसे बड़ा अगर पूछे एशिया महाद्वीप का मेला कौन सा है? तो बाली यात्रा मेला है। इसको शुरू कब किया गया है? तो 15 नवंबर यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? तो मोहन चरण मांझी जी जो कि यहाँ के CM जी ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है पाराद्वीप उड़ीसा में। रिप्रेक्स 2024 अभ्यास अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाराद्वीप में उड़ीसा में किया गया है। किसके द्वारा? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। रिप्रेक्स का फुल फॉर्म होता है रीजनल पॉपुलेशन रिस्पांस एक्सरसाइज, हिंदी में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? तो इसका उद्देश्य है जो भी समुद्र में कोई भी जहाज अगर आता जाता है तो उसे अगर तेल रिसाव होता है तो समुद्र की तली पर तेल जो है फैल जाता है, तो उसको रोकना और समुद्री प्रदूषण को भी रोकना इसका उद्देश्य है। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नो योर यानी अपनी दवाओं के बारे में जाने, यह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय डोपिंग
रोधी एजेंसी ने लॉन्च किया है, यानी नाडा ने लॉन्च किया है। नो योर मेडिसिन ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया है, जो कि खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री हैं। और पूछे यह ऐप किसने लॉन्च किया है तो नाडा, जिसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, इसने लॉन्च किया है। और इस उद्देश्य क्या है तो खेलों में नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकना इस ऐप का, इस एजेंसी का उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी खिलाड़ी है उसको फीवर हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिकल से अगर दवा खरीदता है तो इस ऐप पर जाकर स्कैन करेगा और उसमें पता लग जाएगा कि उस दवा में नशीले पदार्थों की मात्रा है या नहीं है। ठीक है, तो यह इसका उद्देश्य है, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर उसका खेल, मान लो अगर उसका खेल है तो उसको जो है डोपिंग के केस में बाहर कर दिया जाएगा, तो इसलिए यह ऐप को विकसित किया गया। ठीक है, अगर पूछे नाडा की स्थापना 2005 में की जाती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए वाडा संगठन की स्थापना करी गई है, जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना 1999 में करी जाती है। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ समझौता किया है? वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है तो रिलायंस समूह के साथ विलय कर लिया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रिलायंस समूह और वॉल्ट डिज्नी, इन दोनों ने अगर पूछे किसके आपस में विलय कर लिया है, इन दोनों के विलय कर जाने से इन दोनों के बीच जो है लगभग 100+ टीवी चैनलों का आपस में विलय हो जाएगा और 2 OTT प्लेटफॉर्म का विलय होगा, जिसमें जियो सिनेमा रिलायंस का है और हॉटस्टार डिज्नी वॉल्ट डिज्नी का है। तो इन दोनों को जब विलय कर दिया जाएगा तो इनको अगर आप अब सर्च करेंगे तो JioStar.com आपको सर्च करना पड़ेगा। इन दोनों ने आपस में विलय क्यों किया है? क्योंकि अमेजॉन और नेटफ्लिक्स को जो है टक्कर देने के लिए आपस में विलय कर लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ, जिसे FISU कहते हैं, कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है तो यह किया गया है भारत में। कहाँ पर? भारत में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसे FISU कहते हैं, FISU की तरफ से एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024। इसका आयोजन अगर पूछे इस बार कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किस स्टेडियम में? तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। और इसका इस बार शुभंकर क्या है तो ट्रंकी, जिसे हाथी कहते हैं, इसका शुभंकर है। आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध किससे है? तो ये दोनों जो है गोवा की टीम से खेलते हैं। कश्यप और स्नेहल ये गोवा के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? गोवा के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक साथ यानी कि साझेदारी में 606 रन बना दिया है। और किसके खिलाफ? तो अरुणाचल प्रदेश की टीम के खिलाफ बना दिया है। तो रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे बड़ा साझेदारी कौन बन गया है? तो कश्यप और स्नेहल का बन गया है, जिन्होंने 606 रन की साझेदारी करी है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।